लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। अलिशबा, आपने क्लास ज्वाइन कर ली? अलिशबा, आर यू विद मी? यस सर। ओके बेटा, ठीक है, मैं आपको टेस्ट भेज रहा हूँ, यू कैन स्टार्ट नाउ। और आपको पता है केम बायो पर आपने ईमेल करना है टेस्ट देने के बाद। टेस्ट भेज दिया मैंने आपको। चलिए शुरू करते हैं बेटा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की हेडिंग बना लेंगे। आयशा सरफराज भी हैं क्या क्लास में आज? आयशा सरफराज, ओरे भाई वेलकम भाई आयशा। आज कौन गायब है क्लास से? मुझे पार्टिसिपेंट कुछ एक आध दो बंदा गायब नजर आ रहा है। कोई गायब है क्लास से आज? A2 वालों, A2 वालों सर रेहा जी। नरमी जरा रेहा को खड़काओ यार, एक तो रेहा ने भी परेशान करके रखा हुआ है, पता नहीं इसको चीफ गेस्ट की तरह हर क्लास में बुलाना पड़े। खड़काओ जरा, किधर मरी हुई है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ऊपर बेटा बात शुरू करेंगे हम लोग। मेरे बच्चे, इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के चैप्टर में हमने प्राइमरीली जो है ना, वो दो क्लासेस के बारे में पढ़ना। दो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने एएस में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, इसी तरह A2 में नाइट्रोजन कंटेनिंग का फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। एक ग्रुप जिसकी हमने बात करनी है वो अमाइंस है, और दूसरे ग्रुप जिसकी हमने बात करनी है वो अमाइड्स है। बेटा दो क्लासेस हमारी अमाइंस पर होंगी और दो क्लासेस हमारी अमाइड्स पर होंगी। तो इसमें टोटल 4 क्लासेस लगेंगी। जो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और हो सकता है 3 में हो जाए। अमाइंस पूरा पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा अमाइड्स पढ़ने के लिए भी। लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो पास पेपर में आ चुकी हैं, उनके ऊपर टाइम देने के चक्कर में मैं सेफ्टी के लिए कह रहा हूं कि 2 और 2 4 क्लासेस जो है हमारी लगेंगी इस चैप्टर को करने में। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी एक एक्स्ट्रा, फिर फ्राइडे और सैटरडे तो इस वीक खत्म हो जाएगा। और अगर इस जो है वो क्या नाम है इसका, थर्सडे वाली नहीं हो सकी तो फिर नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये खत्म होगा हम ऑर्गेनिक का पूरा एक अलग टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो बी रेडी कि आप बेंजीन फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टेस्ट इस वीक देंगे और फिर नेक्स्ट वीक पूरी ऑर्गेनिक का एक टेस्ट देंगे एज अ होल सेक्शन, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिक आपकी डन एंड डस्टेड हो जाए। और फिर जब हम आगे एनालिटिकल पे जाएंगे तो एनालिटिकल ही आप उस वक्त करें, ठीक है। चलो ये शुरू करते हैं मेरे बच्चे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पहला कंपाउंड जो जहन में आना चाहिए, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग आपने ओ लेवल से पढ़ते आए हैं, दैट वाज NH3। यस और नो? सबसे पहला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो आपके जहन में आता होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो आपके जहन में आता है, जो बिल्कुल आप डे 1 से पढ़कर आए हैं, वो अमोनिया है। एम आई राइट? अमोनिया आपने पढ़ा है। और अमोनिया जो कि एक गैसियस कंपाउंड होता है, गैस होती है, बेसिक इन नेचर होती है। कुछ बात यह याद आ रही है अमोनिया के बारे में कि अमोनिया एक गैस होती है एंड दैट्स द ओनली बेसिक गैस जो आज तक तुमने पढ़ी है। तुमने इसके अलावा, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई बेसिक गैस पढ़ी है आज तक। तो अमोनिया गैस जो है वो एक बेसिक गैस होती थी। और अगर तुम्हें याद हो अमोनिया का स्ट्रक्चर, तो अमोनिया में क्या होता था कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता था, और नाइट्रोजन बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5 तो इसलिए 3 बॉन्ड पेयर होते थे बेटा इसके पास और एक लोन पेयर। दिस इज हाउ 5 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे होते थे, 1 2 3 और 4 5, ग्रुप 5 का एलिमेंट था। तो अमोनिया आपने पढ़ा था, ठीक है जी, अमोनिया आपने पढ़ा था। और इसके अलावा फिर आपने अमोनिया से रिलेटेड ही एक और आयन पढ़ा था। वो याद है कि जब नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर यूज कर लेता है, नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर यूज कर लेता था, किसी को याद कुछ आ रहा है, डेटिव बॉन्डिंग में, और चौथा हाइड्रोजन अटैच कर लेता था, याद है? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था एंड फ्रॉम अमोनिया ये क्या बन जाता था? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। फातिमा, उमैर एंड हफ्सा, तुम लोगों को याद आता है हुमैरा? अमोनियम आयन नाइट कब बनता था? ये डेटिव बॉन्डिंग होती थी, याद है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर में से ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता था और उससे फिर बॉन्ड बना लेता था। बिकॉज नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता था, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था एंड वो अमोनियम आयन बन जाता था। यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अब सवाल पैदा होता है कि अमोनिया और अमोनियम तो हमें याद आ गया, अमोनिया और
अमोनियम तो हमें याद आ गया, लेकिन ये अमाइन क्या होता है मेरे बच्चे? अगर आप देखें तो अमोनिया ना रूट है, अमोनिया बेसिक कंपाउंड है। अब अमोनिया में जब हमने एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया था तो ये जो है अमोनियम बन गया था। अब अगर हम अमाइन समझना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। अमाइन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है जिसमें आप अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं कार्बन चेन से। अमोनिया के हाइड्रोजन को, यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये नहीं कहेंगे कि NH2 ग्रुप, बल्कि इसको अगर पर्टिकुलरली डिफाइन करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं, द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which is derived by replacing hydrogen atoms from ammonia by carbon chain। कि जब हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया में आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करें कार्बन चेन से तो ये जो क्लास बनेगी ये अमाइन कहलाएगी। ठीक है, ये जो क्लास बनेगी अमाइन। नॉर्मली आप जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि NH2 वाला ग्रुप अमाइन होगा, विच इज राइट, बट सिर्फ NH2 ही अमाइन होगा ये सही नहीं। तो अमाइन हम उस ग्रुप को कहते हैं कि जो अमोनिया से बनता है। अमोनिया से कैसे? हाइड्रोजन ऐड करके नहीं, बल्कि हाइड्रोजन रिप्लेस करके। हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेंगे कार्बन चेन से, आर चेन से, अल्काइल चेन से, तो जो ग्रुप फॉर्म होगा उसे हम अमाइन ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ पाए इस चीज को तो अब बड़ा आसान है कि अमोनिया थी NH3, अगर आप इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो क्या रह जाएगा? NH2, और उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगी? कार्बन चेन, है ना। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूं कि मैं दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, यस और नो? भाई दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो दो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगी? दो कार्बन चेन आ जाएंगी, हाँ या ना बोलो? यस सर। और मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं मैं तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो फिर कुछ कहानी यूं हो जाएगी। और ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं तीनों हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दूं बाय कार्बन चेन, और साथ ही साथ जो लोन पेयर है उस पर भी, जो लोन पेयर है, याद है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, उस लोन पेयर को भी मैं इस्तेमाल कर लूं तो 3 R चेन 3 हाइड्रोजन की जगह तो लग जाए, और चौथी में डेटिव बॉन्डिंग की जगह लगा दूं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। बेटा ये सारे ग्रुप अमाइन कहलाएंगे। ये सारे ग्रुप क्या कहलाएंगे? अमाइन। हाँ, ये अलग बात है कि अमाइन की अलग अलग कैटेगरीज हैं। दिस इज कॉल्ड वन नोड अमाइन या प्राइमरी अमाइन। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी अमाइन। वरना तुम लास्ट क्लास में भी थोड़ा कंफ्यूज हुए थे जब कार्बोक्सिलिक रिएक्शन करा रहे थे। प्राइमरी अमाइन का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसमें अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हो कार्बन चेन से, वी कॉल दैट अमाइन प्राइमरी अमाइन। और जिसमें अमोनिया का दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है दैट इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी और टू नोड अमाइन। जिसमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं बाय कार्बन चेन, उसको हम कहते हैं टर्शरी या, बोलो भाई, थ्री नोड अमाइन, टर्शरी या थ्री नोड अमाइन। और जिसमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद लोन पेयर भी यूज हो गया है और चौथा जो बॉन्ड है वो भी कार्बन चेन के साथ आ गया है, इसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी या फोर नोड अमाइन। क्वार्टरनरी या फोर नोड अमाइन, जबकि ये कहलाता है टर्शरी। जी हम फातिमा बेटा कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। जी अब क्या नाम है आयशा सरफराज? जी सर। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई कि हमने कहा कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स का लास्ट पार्ट है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में दो क्लासेस प्राइमरीली हमने डिस्कस करनी है, अमाइंस एंड अमाइड्स। सवाल पैदा हुआ व्हाट आर अमाइंस? तो अमाइंस हमने हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में भी किए थे, लेकिन वहां मैंने अलग से डिस्क्राइब नहीं किया था। तो अमाइन हम कहते हैं वो ग्रुप जो अमोनिया से बनता है, लेकिन अमोनिया से तो अमोनियम भी बनता है, तो क्या वो अमाइन कहलाएगा? नहीं, क्योंकि अमोनिया से अमोनियम बनता है बाय एडिंग हाइड्रोजन थ्रू डेटिव बॉन्ड। लेकिन
अमाइन हम किसे कह रहे होते हैं, जहां पर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें कार्बन चेन से, और अगर एक रिप्लेस करेंगे प्राइमरी, 2 करें तो सेकेंडरी, 3 करें तो टर्शरी, और चारों रिप्लेस कर दें तो 4 यानी 3 हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दें और लोन पेयर भी कंज्यूम कर ले तो ये क्वाटरनरी अमाइन बन गया। अब हमारे सिलेबस में अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, सब सारी कैटेगरी से एक एक एग्जांपल, 2-2 एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैं पहले बात करूं 1 नॉड अमाइन की, 1 नॉड या प्राइमरी अमाइन की, तो बड़ा सिंपल है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए 1 नॉड या प्राइमरी को। भैया मुझे जल्दी से बताना जरा, अल्लाह भला करे आप लोगों का। CH3 CH2 NH2, is it primary amine? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is this primary amine? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या रेहा आ गई क्लास में? Yes, sir. अरे कब आई हो रेहा? रेहा तुम खामोशी से आ गई रेहा, यार क्या बात है? पिछली 2 क्लासों से नरमीन को मैंने अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हें जगाने की, कहाँ थी तुम? सर वो मैं भूल गई थी क्लास है। अबे यार तुम्हारे नोट इसी की हुई भूलने थी के चक्कर में लेकिन। सुबह से मैसेज किया हुआ था मैंने, ये तुम्हारा और आयशा का मुझे था कि तुम लोग फिर बाद में देखते नहीं हो, भूल जाते हो। ऐसा नहीं करो यार, नया टॉपिक होता है, मुझे टेंशन होती है। तुम थी ना लास्ट क्लास में, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का किया था ना आपने? जी सर किया था सर। चलो अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? What about this one? CH2, CH2, NH2 and NH2. Is it primary amine or secondary amine? प्राइमरी। जी everybody. कोई ऐसा तो नहीं है जिसको Yes, secondary समझ रहे? सेकेंडरी। Secondary है? नहीं सर प्राइमरी है। प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी भाई? NH2 है ना, NH ग्रुप का तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हुआ है, ठीक है? वो तो 2 अमाइन ग्रुप है, 2 प्राइमरी अमाइन के ग्रुप लगे हुए हैं इसके अंदर। अब जरा नेमिंग पे चले जाएं तो बेटा नेमिंग कैसे करते हैं हम? इसके नाम करते हैं हम अल्काइल अमाइन के तौर पर। कैसे? यानी कार्बन चेन को हम एज एन अल्काइल नाम देते हैं, अल्काइल और फिर अमाइन। तो ये क्या बन जाएगा? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथाइल इथाइल अमाइन। ये क्या होता है? ये ब्रांच ये क्या कहलाती है? बेंजाइल, या इसका क्या नाम पढ़ाया था मैंने? बेंजाइल या फिनाइल, बेंजाइल या फिनाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन या फिनाइल अमाइन। और अगर यहां 2 अमाइन आ गए तो कैसे नाम देंगे? इथाइल डायअमाइन, इथाइल डायअमाइन। एंड टू बी वेरी एग्जैक्ट 1,2 इथाइल डायअमाइन होगा। ठीक है? या अगर IUPAC सिस्टम में चले जाएंगे तो 1,2 डायअमाइनो इथेन भी कह सकते हैं, लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग है नहीं। तो अच्छा, अब प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी से जो हम इस चैप्टर में डिटेल में जाएंगे वो इन दोनों कंपाउंड्स की जाएंगे, ठीक है? अमाइन की कैटेगरी में जो डिटेल डिस्कशन होने वाली है आगे जाके इस चैप्टर में, वो इथाइल अमाइन और बेंजाइल यानी फिनाइल अमाइन की होने वाली है। चल इसी तरह सेकेंडरी अमाइन पे आ जाए, एग्जांपल ले लेते हैं सेकेंडरी अमाइन की। अगर हम सेकेंडरी अमाइन पे चले जाएं, 2 नॉड अमाइन या सेकेंडरी अमाइन जिसको हम कहते हैं, तो मुझे बताइएगा कि सेकेंडरी अमाइन में NH2 होगा या NH होगा? NH, सर NH होगा. So it should look NH, like, sir. very good. It should look like this. For example, like this, CH2, CH2, CH3. Yes or no? Yes, sir. तो अब इसमें क्या होता है Yes, sir. कि you will have 2 sides. नाइट्रोजन सेंटर में आ जाएगा, है ना? और जब नाइट्रोजन सेंटर में आ जाएगा 2 साइड होंगी। नाम देना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में इस तरह के स्ट्रक्चर बार बार आते हैं और नेमिंग भी होती है, और इसीलिए मैं तुमने नोटिस किया होगा हर जगह नाम समझाता आ रहा हूं। जैसे एसाइल पढ़ाया था तो वहां भी नाम लिखवाए थे कि अल्केनोइल करके नाम देंगे। अरे मेरा बेटा कहाँ जा रहे हैं भाई? नाना क्यों जा रहे हैं? ये सारे बच्चे नाना के इतनी रात में? अरे भैया मत है, बच्चे गेट टुगेदर हो रही है। अच्छा इतना खुश माशाल्लाह भाई, ध्यान से लेके जाना, मेरा बेटा है जी, बेटी को भी लेके जा रही हो मेरी। भाई ये क्या कर रहे हो? सारा सरमाया इसके हवाले कर रहे हो। हमाद कहाँ है? फरिया कहाँ है? वो क्या कर रही है? क्या पार्टी वार्टी कर रहे हो तुम लोग? चलो भाई छोड़ देना मेरे बच्चों को रात में, ये नहीं कि घर पे रख लिया।
अच्छा बेटा यहाँ समझना नेम, तो जब हम एसाइल में गए थे तो वहां हमने एल्केनॉइल करके पढ़ा था। अब यहाँ नाम कैसे दिया जाएगा कि एन चूंकि सेंटर में आ रहा है, एनएच सेंटर में आएगा, दो साइड पे कार्बन चेन होगी, तो जो साइड पर कार्बन चेन छोटी है ना उसे आप एज अ ब्रांच नाम देंगे, या और कैसे नाम देंगे एन लिखकर। क्या मतलब, आप इसका नाम कुछ ऐसे देंगे जैसे ये 2 कार्बन की ब्रांच है तो इसको हम कहेंगे एन इथाइल। एन इथाइल की नाइट्रोजन से जो ब्रांच लगी हुई वो इथाइल है, और ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, एन, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एन इथाइल। एन इथाइल का मतलब समझते हो कि नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है उस पर क्या लगा हुआ है, इथाइल एज अ ब्रांच लगा हुआ है, और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसको नाम कैसे दे रहे हैं, एन इथाइल प्रोपाइल अमाइन। एन इथाइल प्रोपाइल अमाइन, एन इथाइल प्रोपाइल अमाइन। ऊपर हम क्या दे रहे थे, सिंपल अल्काइल अमाइन कह रहे थे, यहां पर एन लगाकर जो एन के साथ एक साइड है उसे एज अ ब्रांच नाम देकर फिर रिमेनिंग साइड को अल्काइल अमाइन का नाम देंगे। अगर कंफ्यूजन है तो एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, देखो ऊपर समझ लो, पहले यानी मैं यहां लिख भी देता हूं, ऊपर हम नाम दे रहे थे एज अल्काइल अमाइन, यस और नो, कैसे नाम दे रहे थे, अल्काइल अमाइन। नीचे हम सेकेंडरी में नाम देंगे एज एन अल्काइल अमाइन, कैसे नाम देंगे भाई साहब, बोलो यार, एन अल्काइल अमाइन। एन अल्काइल अमाइन। अब मिसाल के तौर पे एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाँ भाई, क्या ख्याल है, कैसे नाम देना चाहिए हमें। अब जो छोटी साइड है उसको आप चेन पकड़ लो, और ये बड़ी साइड को आप जो है अल्काइल अमाइन पकड़ लो, तो क्या नाम बनना चाहिए, कोई बताएगा, एनीबॉडी। एन, अब एन के साथ बेंजाइल, नहीं, ये वाला एज अ रेडिकल लोगे, ब्रांच लोगे, क्योंकि ये 3 कार्बन है और ये 6 कार्बन है ना बेटा। सो एन प्रोपाइल बेंजाइल, वेरी गुड, एन प्रोपाइल बेंजाइल या फिनाइल अमाइन, एन प्रोपाइल बेंजाइल या फिनाइल अमाइन। रेहा कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही जी, एनी कंफ्यूजन, एनीबॉडी। अबीहा, ओ अबीहा तो यस की है जी, हफ्सा, फातिमा, हुमैरा, नरमीन, उजैर, वरा, उमेर। नो सर। ओके गुड, हो गया। तो मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, ये हो गई 1 नॉट और 2 नॉट की। अब आ जाए ऐसा, 1 मिनट में मीटिंग एंड हो रही, दोबारा ज्वाइन करें फिर कंटिन्यू करें। तो अगेन थोड़ा पीछे जाके रिवाइज करते हैं कि सर ने बताया कि चैप्टर में 2 चीजें पढ़नी है, अमाइन और अमाइड। अमाइन का जो टॉपिक है वो अमोनिया से ड्राइव हो रहा है। अमोनिया की हाइड्रोजन को जब कार्बन चेन से रिप्लेस करते हैं तो अमाइन ग्रुप फॉर्म होता है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी टाइप का हो सकता है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एक एक दो एग्जांपल्स पर कुछ बात कर लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि नेमिंग कैसे होती है। तो नेमिंग्स जो है वो एज अल्काइल अमाइन होती हैं, सेकेंडरी अमाइन की जो है एज एन अल्काइल अमाइन होती है। अब आ जाए टर्शरी की बात कर लेते हैं। कोई वरा, उमैर, कोई सवाल तो नहीं है बेटा यहां तक? नो सर, क्लियर। नहीं सर। अब आ जाए जरा 3 नोड अमाइन की बात कर लेते हैं कि 3 नोड अमाइंस को कैसे नाम दिया जाएगा। उजैर, तुम्हें क्लियर है? अच्छा जी, अब टर्शरी क्या होता है, जिसमें आप देखते हैं सिर्फ एन होता है, और इसके अंदर लेट्स से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर कैसे नाम दिया जाएगा, आपने देखा सिर्फ एन है, तीनों तरफ अल्काइल चेन्स हैं, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राई मिथाइल अमाइन, ये मैंने तीनों जानबूझ के सेम रखे हैं, क्योंकि अगर आप इनको सेम नहीं करेंगे और डिफरेंट होगा तो फिर उसकी नेमिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से की जाती है, और वो आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। यानी अगर आप इमेजिन करें कि ये ऐसा हो जाता, CH3 यहां होता C2H5 और यहां होता C3H7, ठीक है ना, तो फिर जैसे ऊपर हमने N प्रोपाइल करके कहा था, यहां पर फिर वो और एक रूल अप्लाई हो जाता है। बहरहाल वो नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए यहां जो एग्जाम में अगर आता भी है नाम, तो डेफिनेटली जो अमाइन होगा वो तीनों सेम रेडिकल का होगा, ताकि आप उनको एज टुगेदर नाम दे सकें, ठीक है। जैसे ऊपर एक तरफ N के रेडिकल लिया था, एक तरफ चेन ली थी, यहां पर जाहिर है कि 2 ब्रांचेस आएंगी और एक चेन आएगा,
तो वो नाम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल, जो सिलेबस के अंदर है वो सेम रेडिकल वाला है, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ अमाइंस, और आपको अंदाजा हो गया इससे कि भाई अमाइन को नेमिंग कैसे होती है। आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली अमाइन की कैटेगरी से सिर्फ प्राइमरी अमाइन की डिस्कशन, और डिफरेंट रिएक्शंस में सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हो रहे हैं। सेकेंडरी अमाइन का कोई सेल्फ रिएक्शन नहीं है, बट डिफरेंट रिएक्शंस में, जैसे अगर आपको याद हो एसाइल वाला जो हमने लास्ट रिएक्शन किया था, उसमें भी सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हो रहा था, ठीक है। अगर आपने नोट किया हुआ है तो एसाइल वाले लास्ट रिएक्शन में भी सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जरा पैटर्न समझ लेना कि बेसिकली जो रिएक्शंस तुम्हारे सिलेबस में है या केमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन की है, और इसके अलावा जो सेकेंडरी अमाइन है वो सेकेंडरी अमाइन डिफरेंट रिएक्शंस में एज अ प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा टर्शरी या क्वाटरनरी अमाइन रीजनिंग में आ सकते हैं, रिएक्शंस नहीं है इनके। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? जी सर। जी सर। चलो मेरे बच्चे, अब हम जैसा कि आपको बार बार बताया मैंने कि हर चैप्टर में हम यही कर रहे हैं कि पहले अगर उस चैप्टर में उस टॉपिक में कोई थ्योरी या रीजनिंग है तो पहले वो थ्योरी या रीजनिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, और यही ट्रेंड मैं अभी भी फॉलो करूंगा। तो अब हम लोग बहुत ज्यादा एसिडिटी की तो बात कर चुके हैं, लेकिन हमें मालूम है कि अमोनिया एक बेस होती है, तो अमाइंस भी बेसिक होंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइन। और एसिडिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह आप कनेक्ट कर ही लेंगे। तो अब हेडिंग बना लीजिए बेसिसिटी ऑफ अमाइन, और आप जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर उसकी बेसिक लॉजिक समझ में आ जाएगी तो बड़ा आसान होने वाला है। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस यानी अमाइंस का बेसिक नेचर, और उसके ऊपर हम कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है जी। जनाब अगर आपको याद हो ब्रॉन्स्टेड, लोरी और लुईस का कॉन्सेप्ट, तो आपको वहां याद आना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सर इन क्वेश्चंस में दो ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बताना है विदाउट गोइंग इनटू माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स। अभी अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, आपने एएस में भी पढ़ा था एसिड बेस, तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनर होती है वो बेस होती है। इलेक्ट्रॉन डोनर इज अ बेस। अच्छा देखो, जब हमने एसिडिटी पढ़ाई थी तो मैंने क्या बात की थी? मैंने बात की थी स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड की और स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की। यस और नो? फातिमा खोसो, आर यू विद मी? यस सर। जी उमैर भाई, एसिडिटी में यही बात हुई थी? आयशा सरफराज, हुमैरा शिराजी? यस। तो अब बेसिसिटी में हम एक एंगल दूसरा ही रख रहे हैं, इसमें हम OH पे नहीं जा रहे, बल्कि हमने एंगल क्या चेंज किया है कि लुईस कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो दे सकता है वो बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जितनी अच्छे से दे सकता है, जितनी जल्दी दे पाएगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आए जरा कंपेयर करते हैं, बाय बुक नहीं जाते बल्कि बाय एग्जाम क्वेश्चंस जाते हैं, और जरा देखते हैं कि क्या गेम चल रही है। आप जानते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। जब आप इसे लेकर जाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी अमाइन, तो उसमें एक R चेन आ जाती है। जब आप लेके जाते हैं इसे सेकेंडरी अमाइन की फॉर्म में, तो इसमें 2 R चेन आ जाती है। उजैर आप हमारे साथ हैं नहीं है? और जब आप लेके जाते हैं उजैर हनीफ, जवाब क्यों नहीं आ रहा? उजैर हनीफ नहीं है क्लास में? जब हम लेके जाते हैं इसे टर्शरी अमाइन की फॉर्म में, तो इस पर कुछ ये आ जाता है। और अनम्यूट नहीं हो रहा, अच्छा भाई क्यों नहीं हो रहा? और जब आप इसे लेके जाते हैं क्वाटरनरी अमाइन की फॉर्म में, तो कुछ ये यूं हो जाता है। मेरे बच्चों, अब हमने ऊपर वाली बात ध्यान में रखनी है। आयशा तुमसे बड़ा मैं सवाल पूछूंगा। ऊपर हमने समझा, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो बेस है। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उस पर बात करेगी बेसिक नेचर की। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, इट मींस कि वो इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है ना?
लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन के तीनों तरफ होते हैं हाइड्रोजन, तो अमोनिया अपना एक सर्टेन बेसिक नेचर शो करता है। लेकिन जब अमोनिया से आप आते हैं प्राइमरी अमाइन में, तो लोन पेयर तो है ही है, लेकिन साथ ही कार्बन चेन के अटैच होने से, आप जानते हैं कार्बन चेन कैसी होती है उमैर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट डालती है, विड्रॉइंग इफेक्ट डालती है। उमैर, कार्बन चेन का इफेक्ट कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, विड्रॉइंग होता है? सर विड्रॉइंग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम लोगों के तुक्के भी सर इतने भूल खराब गया है। ये इसीलिए तो मैंने क्लास के शुरू में भाषण दिया ना कि तुम लोगों की जो अटेंशन है वो बिल्कुल ही फुस्सू अटेंशन है। ये इतनी दफा बात हो चुकी है पूरी अब तक के सिलेबस में। कार्बन चेन कैसा इफेक्ट डालता है उजैर, नरमीन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब मुझे बताओ हुमैरा कि जब कार्बन चेन से अमाइन के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट पड़ेगा तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी, यस और नो? Yes, sir. और जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्या ख्याल है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशंस और इजी हो जाएगी। जब जितना ये नेगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी। हाँ भाई, डू यू ऑल एग्री? भाई नाइट्रोजन का काम है इलेक्ट्रॉन देना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ती चली जाएगी हम कहेंगे उसका बेसिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। डू यू ऑल एग्री? नरमीन, हुमैरा, आयशा? Yes, sir. जब आप सेकेंडरी अमाइन में आ जाते हैं तो सेकेंडरी अमाइन में इधर से भी आर चेन डोनेटिंग इफेक्ट डालेगी, इधर से भी आर चेन डोनेटिंग इफेक्ट डालेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन का जो नेगेटिव पोल है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा और इस वजह से उसका बेसिक नेचर है वो और ज्यादा तगड़ा होगा? Yes, sir. बिल्कुल कहा जा सकता है। इसी तरह अगर हम टर्शरी अमाइन में चले जाएं तो टर्शरी अमाइन में क्या देख रहे हैं वरा हम लोग, उमैर कि फातिमा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट तीनों कार्बन चेन की साइड से होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। जबकि अगर हम क्वार्टरनरी अमाइन में चले जाएं तो क्वार्टरनरी अमाइन में एक मसला है। वो मसला क्या है कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को लूज कर दिया है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को लूज कर दिया है, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आएगा, लेकिन चूंकि लोन पेयर ही नहीं है तो इसलिए बेसिक नेचर यहां हमें नजर नहीं आता। ठीक है, बेसिक नेचर हमें यहां पर नजर नहीं आएगा। हालांकि चारों तरफ से डोनेटिंग इफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए क्या होता है, लोन पेयर होना जरूरी है। तो लोन पेयर के साथ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी तो हम कह रहे थे कि बेसिसिटी बढ़ रही थी, लेकिन जब लोन पेयर ही नहीं रहेगा तो सराउंडिंग कार्बन चेन्स के होने से वो बेनिफिट हासिल नहीं होगा। तो अगर आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो क्या आप मुझे ऑर्डर बना के बता सकते हैं कि सबसे वीक बेसिक नेचर किसका होगा? सबसे वीक बेसिक नेचर किसका होगा? क्वार्टरनरी अमाइन का, यस और नो? 4 not. Yes, sir. डू यू ऑल अग्री? सबसे वीक बेसिक नेचर होगा क्वार्टरनरी अमाइन का। उससे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? सेकंड नंबर पर अमोनिया। क्या ख्याल है? जी सर। Yes, sir. जी सर। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? थर्ड नंबर पे बेसिसिटी में सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। फिर कौन सबसे उससे स्ट्रॉन्ग होगा? डेफिनेटली सेकेंडरी अमाइन। और सबसे ज्यादा बेसिक अमाइन कौन सा होगा? टर्शरी अमाइन। क्या ये बात पर आप सारे अग्री करते हैं? Yes, sir. यस सर। रीजन के साथ एक्सप्लेनेशन क्या है आयशा सरफराज, समझ में आनी चाहिए आयशा। एक्सप्लेनेशन टू दिस इज कि भाई बेस वो होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए पहली शर्त है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में होना चाहिए। अब जो क्वार्टरनरी अमाइन है उसके पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, वो लूज कर चुका है, तो वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अमोनिया पे, जिसके पास लोन पेयर है, लेकिन बस लोन पेयर ही है, हाइड्रोजन से उसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं मिल रहा जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा फर्क नहीं डाल पा रहा। इसी तरह जब हम प्राइमरी अमाइन में आ जाते हैं तो प्राइमरी अमाइन में हमें नजर आता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नाइट्रोजन के लोन पेयर की जो इफेक्ट है उसको और ज्यादा ऐड कर देता है, बढ़ा देता है, एम्प्लीफाई कर देता है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी अमाइन की बेसिसिटी है वो अमोनिया से ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, इस जनरल ट्रेंड को पर्टिकुलर एग्जांपल में लेकर यूं पूछूं कि भाई मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन और अमोनिया, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? कौन बताएगा जी?
Which amine would be Ethylamine. most basic? जी, सबका जवाब आना चाहिए। वरा, उमेरा, आयशा, फातिमा। सर अमोनिया। सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया होगा, सबसे ज्यादा बेसिक नहीं सर, सॉरी इथाइलामाइन। पहले तो समझ लो कि आपको क्लासेस की कैटेगरी समझ में आ गई उमेर, कि अमोनिया कम बेसिक होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से भी ज्यादा बेसिक होता है टर्शरी, लेकिन क्वार्टरनरी सबसे लीस्ट बेसिक होता है। क्या ये बात सबको समझा पाया हूं मैं? रेहा, फातिमा? यस सर। ठीक है बेटा, तो अमोनिया, नहीं आया जी बेटा, ये आयशा आपको नहीं आया समझ में? ये ऊपर वाली बात या नीचे वाली बात? सर जो मेन कॉन्सेप्ट है वही समझ में। वही कॉन्सेप्ट समझ बेटा, बिल्कुल दरमियान में इंटरप्ट कर दो कि अगर बात समझ में नहीं आई। बेटा कॉन्सेप्ट ये था, आपको शायद समझने में इसलिए भी डिफिकल्टी हो रही है कि आपने एसिडिटी कॉन्सेप्ट भी गालिबन मिस किए हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू लुइस जो बेस होती है ना, अमाइंस बेसिक होते हैं, नंबर 1। तो अब बेसिसिटी को आपस में हमने कंपेयर करना है कि कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक है, कौन सा कम। अब इसका फैसला लुइस हमें करवाता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है ना, जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी किसी चीज में ज्यादा होती है, वो उतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सही है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी के लिए पहली शर्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो है, जो हमें मालूम है, जो मैंने दिखाया भी है हर डायग्राम में। ठीक है ना, हर डायग्राम में मैंने लोन पेयर को शो किया है कि भाई नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर मौजूद है। ठीक है। अब अमोनिया और अमाइन के क्या क्या वेरिएंट्स हमारे सामने, जो ऊपर से हम डिस्कस कर लिया हमने। एक अमोनिया खुद है, उससे प्राइमरी अमाइन है, फिर सेकेंडरी अमाइन है, फिर टर्शरी अमाइन है, फिर क्वार्टरनरी अमाइन है। ठीक है। अब हमने सबको लाइन से लिख लिया। लाइन से लिखने के बाद हमने देखा कि अमोनिया के पास लोन पेयर मौजूद है, तो ये बेसिक तो होगा। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं प्राइमरी अमाइन से, तो प्राइमरी अमाइन में लोन पेयर भी है, और लोन पेयर के साथ एक नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन भी अटैच्ड है। ठीक है। और हम पिछले बेंजीन से पढ़ते आ रहे हैं ये लफ्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग इफेक्ट, जो इत्तेफाक से आपके इतना ज्यादा मिस हुआ है आपसे कि वो शायद आपके लिए बिल्कुल ही नया है, कि कार्बन चेन जो होती है ना, कार्बन चेन का जो इफेक्ट होता है जब किसी बॉन्ड में वो अटैच होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। यानी जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो जब हम प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी, तो हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि इसमें 3 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन कम हो गया है, और उसकी जगह कार्बन चेन आ गई है जिसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्टेड होंगे। तो नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्टेड होने की वजह से नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, वो और बढ़ जाएगा। और हम यही कह रहे हैं कि लुइस ने क्या कहा था कि जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा कंसीडर की जाएगी, और उसका बेसिक नेचर उतना स्ट्रांग होगा। यही चीज जब हम सेकेंडरी अमाइन में देखते हैं, तो हमें दोनों साइड पर कार्बन चेन नजर आती है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो वही एक है, लेकिन दोनों साइड की जो कार्बन चेन्स हैं, आर चेन्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो और भी ज्यादा होगा। इसी तरह जब हम टर्शरी अमाइन में जाते हैं, तो टर्शरी अमाइन में हम क्या देखते हैं कि 3 साइड पर अमाइन चेन, कार्बन चेन है। तो तीनों साइड से जो अपने अपने कार्बन चेन्स के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स नाइट्रोजन पे जब पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनके नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्टेड होंगे, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होगा या डेंसिटी होगी नाइट्रोजन पर, वो सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे नेगेटिव नाइट्रोजन कौन सा वाला होगा? टर्शरी अमाइन का। डू यू अग्री टिल दिस पॉइंट? यस सर। तो जितना ज्यादा कोई नेगेटिव होगा, उतना ज्यादा हमने कहा है कि वो बेसिक नेचर शो करेगा। अभी आप टेस्ट भेज दें बेटा ईमेल पे प्लीज। ठीक है, उतना ज्यादा वो बेसिक नेचर शो करेगा। जबकि हम जब क्वार्टरनरी अमाइन में गए, तो वहां आप देखिए कि लोन पेयर ही खत्म हो गया और पॉजिटिविटी आ गई है। तो हमने फौरन से कहा कि जनाब यहां पर बेसिक नेचर सबसे कमजोर होगा। अब ये समझाने के बाद फिर मैंने एग्जाम्पल पूछी। मैंने पूछा भाई ये अमोनिया है, और ये मिथाइल अमाइन है, ये इथाइल अमाइन है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक बेसिक कौन सा होगा? तो जवाब मुझे मिला, और 2-3 जवाब आए, सबने सही दिया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस ये होगा इनमें। यस और नो? यस सर। क्यों, क्या होगा? क्योंकि देखो अमाइन इसमें है। पहले तो आपने ट्रेंड समझ लिया कि अमोनिया के मुकाबले में प्राइमरी अमाइन ज्यादा
बेसिक होते हैं। और अगर इन दोनों में देखें तो ये दोनों ही प्राइमरी हैं, तो फिर हम स्ट्रॉन्ग इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो कार्बन चेन है वो एक कार्बन की है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम आएगा, जबकि यहां जो कार्बन चेन है वो 2 कार्बन की है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा आएगा नाइट्रोजन पर। इसलिए इस जो इथाइल अमाइन का नाइट्रोजन होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। जबकि अमोनिया में हमने क्या कहा, क्योंकि तीनों तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं, इसलिए इसकी बेसिसिटी इन तीनों में सबसे कम होगी। कुछ आई बात समझ में या नहीं आई? जी सर आ गई। जी सर जी सर आ गई। आ गई है बेटा। कोई ऐसे वो जबरदस्ती नहीं करनी है, अगर अभी भी मसला है तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। जी हुमैरा, फातिमा, उजैर, रेहा, नरमीन और कौन है क्लास में? सर आ गई। आ गई। ठीक है, तो मेरे बच्चे सर आ गई है। इस चैप्टर की रीजनिंग में बस बेसिसिटी ऑफ अमाइन ही हमने समझना था, और उम्मीद है कि आपको इतनी बेसिक याद रहेगी कि बेसिसिटी ऑफ अमाइन में सबने क्या पढ़ाया कि भाई बेसिसिटी डिपेंड, जैसे आपने एसिडिटी की डिपेंडेंस समझ ली थी किस चीज पर होती है, OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर, इसी तरह बेसिसिटी की आयशा डिपेंडेंस किस चीज पर होती है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इकट्ठा होगी उतना बेसिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, और इसी चीज को हमने फॉलो किया है। ठीक है जी, तो इसकी रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको क्लासेस का कंपैरिजन समझ में आ गया है कि नाइट्रोजन की जो क्लासेस हैं उसमें अमोनियम की जो क्लास है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो सबसे वीकली बेसिक होती है, अमोनिया उससे स्ट्रॉन्ग बेस है, प्राइमरी अमाइन उससे भी स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडरी उससे भी स्ट्रॉन्ग है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो टर्शरी होती है। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? रेहा, फातिमा, एनी क्वेश्चंस? क्लियर। चलो बेटा लेट्स मूव। अब अगर मैं पैटर्न याद दिलाऊं तुम्हें चैप्टर का, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर का पैटर्न भूलना नहीं है, और चूंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसमें पैटर्न भूल जाते हैं। फिर पीछे चलते हैं। मैंने शुरू किया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्टार्ट। इस चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, अमाइंस और अमाइड्स। अमाइंस का जो टॉपिक है उसमें पहले हमने रीजनिंग डिस्कस की, पहले समझा अमाइन क्या है, अमाइन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और उनकी बेसिसिटी को कंपेयर कर लिया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पढ़ाते हुए बताया था कि तुम्हें जो आगे डिटेल्स लेनी है वो सिर्फ इस क्लास की लेनी है, प्राइमरी अमाइन से लेनी। ठीक है, प्राइमरी अमाइन से। और प्राइमरी अमाइन में हमें 2 एग्जांपल्स पढ़नी है, एक इथाइल अमाइन और एक फिनाइल अमाइन। ठीक है, तो आए इसी तरफ चलते हैं, और अब हेडिंग बना लेते हैं केमिस्ट्री ऑफ प्राइमरी अमाइंस। केमिस्ट्री ऑफ प्राइमरी अमाइन। फिर हैंग होने लग गया, लग रहा है। और हुमैरा, अभी मैंने क्या बताया कि प्राइमरी अमाइन में हमने कितनी एग्जांपल डिस्कस करनी है? अमाइन के अंदर बेटा बार बार कह रहा हूं पैटर्न लूज नहीं होना चाहिए। अमाइन में हम अब रीजनिंग खत्म करने के बाद, रीजनिंग में हमने बेसिसिटी पढ़ी है, और वो खत्म करने के बाद अब हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस इन पर्टिकुलर। और प्राइमरी अमाइन के अंदर हम लोग जो है आपके साथ जो डिस्कस करेंगे, कौन सी 2 एग्जांपल्स का ही मैंने डिस्कस करेंगे? यस प्लीज, anybody? ethylamine. Very good. Ethylamine and phenylamine, ताकि आप कहीं पर भी एट एनी स्टेज आप पैटर्न ना भूलें। इथाइलमाइन और फिनाइलमाइन, ये 2 एग्जांपल्स डिस्कस होंगी। इथाइलमाइन क्या है बेटा? सर आपकी आवाज लैग हो रही, मेरी आवाज लैग कर रही है? नो सर। अच्छा, ये हमारे पास बेटा इथाइल अमाइन है, एंड यू कैन सी आयशा कि दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, और फिनाइल अमाइन क्या होता है कि जहां पर बेंजीन रिंग साथ होती है और उसके साथ अमाइन ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो अब जब भी हम कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं उजैर वरा, तो पहले क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? जब भी हम कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पहले क्या पढ़ते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ इथाइलमाइन। नया है इसलिए
समझने में पूरी तवज्जो देनी है। प्रिपरेशन ऑफ इथाइलमाइन। गूगल वन नोट की मौत आ चुकी है। एक मिनट रुको। एसाइल के अंदर भी जो जो प्रिपरेशन थी वो कार्बोक्सिलिक एसिड से थी, यस और नो? Yes, sir. तो बेटा यहां पर Yes, sir. यहां पर आने के बाद आपको पहली दफा, असल में अगर गौर किया जाए तो यहां पर आने के बाद A2 ऑर्गेनिक में पहली दफा आपको कोई प्रिपरेशन पढ़नी पड़ रही है, ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले की जो सारी प्रिपरेशन थी वो काफी ज्यादा बेंजीन फिनोल में थी नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली AS की थी, और एसाइल के अंदर जो प्रिपरेशन थी वो प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव था, तो उसी से थी। तो यहां पर हमारे पास प्रिपरेशन पहली दफा आ रही है, और बेटा वो प्रिपरेशन में आपको अच्छे से कमांड हासिल होनी चाहिए। नंबर 1 कि आपको पहले पता होना चाहिए मेथड कितने। बेटा इथाइलमाइन बनाने के 2 मेथड्स हैं। इथाइलमाइन बनाने के 2 मेथड्स हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन विद सब्स्टिट्यूशन Ammonia. ना ना ना, एक मिनट। सब्स्टिट्यूशन, Sir, NH3 in ethanol, right? अबे रुक जा ना। सब्स्टिट्यूशन इन, हैंग हो रहा है, मैं लिखने की 10 दफा ट्राई कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन इन ब्रोमोइथेन, सब्स्टिट्यूशन इन ब्रोमोइथेन with concentrated or excess ammonia in ethanol, वो मैं कंडीशंस में लिख दूंगा। तो वरा ने बता दिया, चौड़े हो गए वरा, कि मैंने तैयारी कर ली है सर, अभी मैं चेक करूंगा कि आप सही पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा ही है वरा भाई? जी सर। चेक करोगे? अब तुम इतने बड़े हो गए हैं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपने सही बोला। चले जी, आए शुरू करते हैं बेटा। पहली प्रिपरेशन, मैंने कहा 2 मेथड हैं इसको बनाने के। पहला है सब्स्टिट्यूशन इन ब्रोमोइथेन, मैं हेडिंग से ही सारा क्लियर है, और दूसरा मेथड भी साथ ही लिख देते हैं, फिर एक एक करके रिएक्शन लिख देंगे। दूसरा है बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल या साइनाइड। ये 2 मेथड हैं जिनके थ्रू हम इथाइलमाइन बना सकते हैं, और दोनों बहुत आसान है। पहला वाला तो आपने एएस में पढ़ा हुआ भी है, जब मैं लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि एएस में आप याद करें हेलो एल्केन्स पढ़ा था आपने, तो वही वाला कंटिन्यू होने वाला है। आए पहला मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 1 का रिएक्शन ट्रेस करते हैं कि मेथड नंबर 1 कैसे होगा। तो मेथड नंबर 1 में हमने क्या लिखा है? ब्रोमोइथेन। व्हाट इज ब्रोमोइथेन? CH3 CH2 Br, यस और नो? और इसका रिएक्शन हमने कराना है अमोनिया से, लेकिन वो अमोनिया हमने लेनी है कॉन्सेंट्रेटेड या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। इसकी लॉजिक भी बताता हूं। और इसमें हमें जो मीडियम चाहिए होता है वो अल्कोहल का मीडियम चाहिए होता है। एक्सेस अमोनिया लेनी होती है, अल्कोहल का मीडियम चाहिए होता है, और हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक्सेस ऑफ अमोनिया या कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया चाहिए होगा, और इसका लॉजिक भी है, एग्जामिनर पूछेगा वो भी बताऊंगा आपसे। तो होगा क्या, याद करो, मैंने अमोनिया और अमाइन के लिए तुम्हें पहले दिन एसाइल में बताया था कि ट्रिक क्या है, कि हमेशा यहां से क्या निकलता है? एक एच वाली बात बताई थी एसाइल में, कि हमेशा एक एच की गेम चलती है। तो आप समझे, एक एच और Br क्या बना लेगा? एक एच और Br क्या बना लेगा भाई साहब? HBr। और जो NH2 ग्रुप है वो कहां जाके लग जाएगा? CH3 CH2, और यहां आ जाएगा NH2। तो क्या ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बोलो भाई। Yes, sir. हो गई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपने एएस में पढ़ी थी, क्योंकि आप जानते हैं ना जो हेलो एल्केन है ये भी सैचुरेटेड ग्रुप होता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपल रिएक्शन है आयशा हुमैरा, कि आपने इथाइलमाइन बनाना था, यानी CH3 CH2 NH2 बनाना था, तो NH2 लगाया किसको हटा के? Br को। Br की जगह आप Cl भी हटा सकते थे। अब NH2 कहां से आया? NH3 से। एक्सेस में NH3 लिया। ऐसा क्यों है कि हम एक्सेस में NH3 लेते हैं? इसका लॉजिक समझ लीजिए। पहले रिएक्शन समझ में आया? जी सर। बच्चे लॉजिक इसका ये है कि हम हमेशा NH3 ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए लेते हैं ताकि NH3 ही Br से जाके स्ट्राइक करे, और जब ये प्रोडक्ट बन जाए, तवज्जो रखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेक्निकल बात है, एग्जाम में आ भी चुकी है ये, कि जब ये प्रोडक्ट बन गया, अब मान लो कि NH3 हमने एक्सेस में नहीं रखा होता, तो आप देख रहे हो कि HBr भी साथ बन रहा है,
तो क्वाइट पॉसिबल कि Br क्या करे, इसे वापस क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, Br NH2 से जाके टकरा जाए और जाकर इसे क्या कर दे, रिप्लेस। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन ना हो, ये रिएक्शन, और क्योंकि Br अगर जाके इसे रिप्लेस करेगा तो यहां पर क्या होगा, या तो रिप्लेस हो जाएगा या तो ये सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टू अवॉइड दिस रिएक्शन टू अकर फर्दर, हम एक्सेस में अमोनिया रखते हैं ताकि जो रिएजेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे भी ज्यादा अमोनिया ही के मॉलिक्यूल टकराएं, Br के टकराव या इवन के इसका टकराव, इन दोनों का टकराव आपस में कम हो। हम क्या करते हैं, पूरी बात समझना और सुनना और समझना, और नहीं समझ में आए तो पूछना। देखो मान लो मेरे पास रिएक्टेंट था और मैं अमोनिया थोड़ी सी रखता, तो थोड़ी सी अमोनिया पूरी की पूरी खत्म हो जाती, और खत्म होने के बाद मेरे पास ये एक्सेस में बचता और ये प्रोडक्ट बचता, तो ये दोनों आपस में कोलाइड करके सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं। इसी तरह ये दोनों आपस में कोलाइड करके रिवर्स रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये दोनों ना हो, इसके लिए जरूरी है कि रिएक्शन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी अमोनिया की हो, ताकि चाहे इससे टकराने की बात हो तब भी अमोनिया टकराए और आपको ये प्रोडक्ट दे, और अगर ये इससे टकराए तो कोई रिएक्शन ही ना हो, और ज्यादातर ये इससे टकराए ताकि सेकेंडरी अमाइन ना बन जाए। जरा समझना कि अगर ये और ये आपस में टकरा जाए तो NH2 में से एक और H हट जाएगा, वो Br के साथ अटैच हो जाएगा, और ये वाली जो चेन है ये यहां पर आकर अटैच हो जाएगी और ये सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, जो मैंने पिछली क्लास में बना के भी दिखाया था। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टू अकर, ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि व्हाई इट इज मैंडेटरी टू यूज अमोनिया इन एक्सेस इन दिस रिएक्शन। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि सेकेंडरी अमाइन कैसे बनेगा, तो आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि अमोनिया की क्वांटिटी कम रखूं तो क्या होगा, इसका मतलब है कि CH3 CH2 Br ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और जब ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो जो बचा हुआ CH3 CH2 Br होगा, वो जो बचा हुआ CH3 CH2 Br होगा वो इससे कोलाइड करके क्या बना लेगा, सेकेंडरी अमाइन। और इस वक्त हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग इथाइल अमाइन, तो दे कैन रिएक्ट टुगेदर। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे, NH2 से एक H हट जाएगा और ये जो CH3 CH2 वाली चेन है ये NH पे जाके अटैच हो जाएगी, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अमाइन। अगर फिर भी बात समझ में नहीं आ रही तो लेट मी शो यू कि क्या होगा। अगर CH3 CH2 Br एक्सेस में होता, अमोनिया नहीं होती, तो क्या होता कि प्रोडक्ट बनने के बाद ये रिएक्शन इनके दरमियान हो सकता था, ये H और ये Br बना लेते HBr, एंड क्या हो जाता कि CH3 CH2 और NH और फिर ये CH2 CH3, तो ये सेकेंडरी अमाइन खड़ा हो जाता। यस और नो? So basically, because we are preparing ethyl amine, so we don't want this process to occur. So to avoid this process of secondary amine formation to occur, we have to use ammonia in excess. और यहां नोट कर लो अपने नोट्स में कि अगर यहां पर वो कह दे कि अमोनिया एक्सेस में नहीं ली हमने तो एक और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया या रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो गया, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बना होगा। देन यू विल बी you asked to write this reaction कि जो अमोनिया अगर एक्सेस में नहीं लिया आपने और इथाइल ब्रोमाइड एक्सेस में हुआ, तो इथाइल ब्रोमाइड जो बचा हुआ होगा आफ्टर रिएक्शन और ये जो इथाइल अमाइन है, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सेकेंडरी अमाइन। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इन दिस फर्स्ट रिएक्शन व्हिच इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया कि वी हैव टू टेक अमोनिया इन एक्सेस। दिस हैज इंपॉर्टेंस, व्हाई? बिकॉज अगर अमोनिया एक्सेस में नहीं होगा, सो जो एक्सेस इथाइल ब्रोमाइड हो और जो प्रोडक्ट बन रहा है इथाइल अमाइन, दे विल रिएक्ट टुगेदर and secondary amine will form. So to avoid this to occur, we have to make sure कि ethyl bromide बाकी ना रहे, ammonia axis में रहे। Am I clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. और अगर कहीं पर आयशा बात समझ में आई है, हुमैरा बात समझ में आई है, फातिमा, खोसो, उमैर असद, उजैर, कि कहीं Yes, पर sir. अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि अमोनिया एक्सिस में नहीं है, या वो ये कह दे कि अमोनिया ये इथाइल ब्रोमाइड एक्सिस में था, या वो ये कह दे कि यार ये रिएक्शन जो है वो आगे
कंटिन्यू हो गया है तो व्हाट कुड बी दी पॉसिबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो हमारा रिएक्टेंट है बचा हुआ वही हमारे प्रोडक्ट से रिएक्ट कर जाए और सेकेंडरी अमाइन बना ले। और अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि व्हाई इट इज मैंडेटरी टू यूज दिस इन एक्सेस, तो फिर आप बताओगे टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड। मैं एक एक बात एग्जाम वाली बता रहा हूं। अगर पास पेपर में तुमने मुझसे ये पूछा कि सर इसका जवाब मुझे याद नहीं आ रहा, तो पहले मैं 2-4 देसी गालियां दूंगा, फिर 2-4 सलावातें सुनाऊंगा, उसके बाद तुम्हें जलील करके फिर याद दिलाऊंगा कमबख्तों ये पढ़ाया था मैंने। तो इसलिए ये नौबत नहीं आनी चाहिए, ये नोट करो अपने पास। पता नहीं तुम लोग नोट भी करते हो या खाली पिक्चर लेके बैठ जाते हो। चलो अब आ जाओ सेकेंड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप, ये भी बहुत आसान है और इसको भी याद रखने में कोई मसला उम्मीद है कि आपको नहीं होगा। आए चलते हैं और इसको भी डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चे, जब हम नाइट्राइल ग्रुप की बात करते हैं तो क्या करना है हमें? इथाइल, ध्यान में रखना, इथाइल अमाइन बनाना है हमें। तो कैसे बनाएंगे इथाइल अमाइन? एक तो यार ये वन नोट की कैसे बनाएंगे, तो आए रिडक्शन समझते हैं। भाई हमने ले लिया ये साइनाइड ग्रुप, मिथाइल साइनाइड। अब अगर आप गौर करें, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसमें कन्वर्ट करना है, यस और नो? Yes, sir. तो आप अगर इस पर सिंपल भी प्लस माइनस गौर कर लो, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन यहां लगाने, 2 हाइड्रोजन यहां लगाने, तो ऑटोमेटिकली ये CH2NH2 हो जाएगा। Yes. Yes, sir. और जब हमने कहा है कि रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू यूज रिड्यूसिंग एजेंट। तो या तो हम यूज करते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, याद है एएस में पढ़ा हुआ है, इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर, या वी कैन यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट एट 140 डिग्री। दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे, और या तो ये या ये, यानी दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो आप रिडक्शन, हेडिंग क्या डाली आयशा मैंने? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। आपसे पूछेंगे इथाइल अमाइन की प्रिपरेशन, आप कहेंगे 2 तरीके, पहला सब्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर सबने कुछ स्पेशल बताया, दूसरा रिडक्शन था नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप लिखा, आपको याद आ गया कि यार इस कार्बन पे भी 2 H लगाने, इस नाइट्रोजन पे भी 2 H लगाने। H लगाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट या तो LiAlH4 होगा या हाइड्रोजन, और ये दोनों ही रिडक्शन प्रोसेस आपने एएस में पढ़े में। तो क्या होगा मेरे बच्चे, कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है हमें? 4। तो हम देखेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट 4 हाइड्रोजन देंगे, 2 यहां आकर ऐड होंगे और 2 यहां आकर ऐड होंगे। बात समझ में आ रही है? एंड दिस विल चेंज इनटू दिस थिंग। कोई मसला? No, sir. No, sir. आई बी श्योर? कोई मसला तो नहीं है इसमें? रिया फातिमा, आयशा सरफराज, नो सर। फातिमा खोसो, हफ्सा इरफान, उमैर असद, वरा इश्तियाक, आयशा सरफराज, नरमीन नोमान। नरमीन तुम फिर आज सो रही हो ना? तुमने कमबख्ती मचा के रखी हुई है। Very sorry, sir. नहीं, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुमने जो है ना कोई बिल्कुल देसी ठर्रा पिया हुआ है। जरा बात करो मुझसे 2 मिनट जरा। जी सर बोला। जी देखो, आवाज में नकाहत पूरी तुम्हारी डोमिनेट कर रही है। देखो तुम फातिमा खोसो की भी ऐसी आवाज सुनो, ऐसी आ रही है जैसे किसी मोर्चे में खड़ी हुई और वहां नारे मारने के लिए, इतनी एनर्जी है माशाल्लाह आवाज के अंदर। और तुम अपनी आवाज देखो, नहीं सर, कैसा लग रहा है कि अब आखिरी वक्त आ गया, मलकुल मौत खड़ा हुआ है रूह निकालने के लिए। तो मेरे बच्चे, दैट्स अबाउट प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अमाइन। तो रिवाइज करते हैं, इथाइल अमाइन इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी अमाइन। इसको प्रिपेयर करने के कितने तरीके हैं? यस, हरी आप क्विकली, कितने तरीके हैं? Sir, 2. 2। सब्स्टिट्यूशन करनी है किसमें बेटा? ब्रोमो इथेन में। सिंपल तरीके से इथाइल अमाइन बन जाएगा। दूसरा, रिडक्शन के थ्रू बनेगा साइनाइड की। और दोनों ही रिएक्शंस बहुत आसान है, रिएक्शन इटसेल्फ मुश्किल नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वहां आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया क्या ध्यान रखना है और उसकी लॉजिक आपको बताई, और आपको बताया कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। और दूसरा जो रिडक्शन है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। रिडक्शन के लिए आप साइनाइड जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 हाइड्रोजन साइनाइड कार्बन पे ऐड करने, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे ऐड करने, तो उसके लिए 4 हाइड्रोजन आपको चाहिए होंगे। उनको देने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, दैट कैन बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ LiAlH4, और हाइड्रोजन यूज हो सकती है निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट 140 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट आप एएस में पढ़ चुके हैं, तो नया नहीं है ये।